हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1960 में बनी हुई एक एपिक हिस्टोरिकल फिल्म मैग्नम ओपस प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय के आसिफ, मुगल आज़म। मुगल आज़म एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हर सिनेमा देखने वाला इंसान जानता है कि मुगल आज़म क्या है, किस तरह की फ़िल्म है, और मेरे ख्याल से करीब करीब हर फिल्म प्रेमी ने ये फिल्म देखी ही होगी। अगर आज की जनरेशन के लोगों ने नहीं देखी है तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू देम कि ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है, ये अनारकली नाम का एक नाटक था जिसे इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था, उसके ऊपर बेस्ड है। स्टोरी जो है वो सलीम और अनारकली अनारकली जो उनके दरबार में एक नर्तकी है, उनके प्रेम कहानी के ऊपर है, जिसे अकबर जो सलीम के पिता है वो उस रिलेशन को डिसअप्रूव करते हैं और उसके लिए बाप बेटे के बीच एक जंग छिड़ जाती है। तो यह फिल्म का प्रमाइस है। अकबर के घर में कोई बेटा नहीं होता है तो वो दिखाते हैं शुरू में नंगे पाँव चलते हैं, दुआ मांगते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि उनके घर में सुपुत्र पैदा हो। तो एक बेटा पैदा होता है तो एक दासी जो रहती है उनकी, वो आके उन्हें खबर देती है। तो जिस तरह पुराने राजा किया करते थे, अकबर अपनी एक अंगूठी उसे देता है कि ये अंगूठी रखो, ये तुम्हारा इनाम है, और कोई भी एक वादा, जो भी चीज़ तुम चाहती हो मांगो। तो इंसाफ का तराजू रहता है। तो अकबर उसे पकड़ के बोलते हैं कि जो भी मांगना है मांगो, तुम एक प्रॉमिस मैं तुम्हें दूंगा। तो कहती है कि आज नहीं, ये प्रॉमिस उधार रहा, फिर किसी दिन मैं आपसे लूँगी। अकबर बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तब मांग लेना मुझसे अपना ये वादा। जो सलीम रहता है वो बचपन में थोड़ा सा अयाश टाइप का दिखाया गया है कि वो उतना ध्यान नहीं दे रहा जिस तरह से कि एक राजकुमार को होना चाहिए। तो अकबर उसे ट्रेनिंग के लिए युद्ध के मैदान में भेज देते ताकि वो फील्ड में कुछ सीखे। और 14 साल के बाद जब वो लौटता है तो यंग दिलीप कुमार बन के लौटते हैं, और जैसा कि तकदीर में लिखा था, आते ही उन्हें अनारकली से मोहब्बत हो जाती है। उनके दरबार में एक और नर्तकी है जिसका रोल निभाया है निगार सुल्ताना ने। उसका कैरेक्टर का नाम है बहार। वो चाहती है दिलीप कुमार को, तो वो किसी तरह खेल खेलती है और अकबर के कानों में इस बात को पहुंचा देती है कि सलीम और अनारकली के बीच में लव अफेयर है। तो अनारकली को अरेस्ट कर लिया जाता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि बाप बेटे के बीच में युद्ध की नौबत आ जाती है और दोनों अब युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहाँ पर दिलीप कुमार जो है, उनकी तलवार छूट जाती है तो अकबर उन्हें मारते नहीं है बल्कि बंदी बना कर ले आते हैं। उसी दौरान जो दुर्जन सिंह अजीत बने हैं, उनका कैरेक्टर है दुर्जन सिंह का, वो अनारकली को जेल से रिहा करा कर ले जाते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं। अब क्योंकि अनारकली जेल से रिहा हो गई है, अकबर अनारकली को जो सजाए मौत दी थी वो सज़ा अपने बेटे सलीम को देते हैं कि हम अनारकली के बदले सलीम को सजाए मौत देते हैं। बहुत लोग रहम मांगते हैं कि रहम करें, ये आपका बेटा है, इसके ऊपर ऐसी सज़ा ना दें। लेकिन अकबर बोलते हैं कि मैं एक बाप जरूर हूँ लेकिन हिंदुस्तान का राजा भी हूँ, और मेरी जो उसूल है, मेरा जो कानून है, वो सबके लिए एक है। और अगले दिन जब उन्हें तोप से उड़ाना होता है, अकबर तोप को आग लगा भी देते हैं। जब गोला जाके, इससे पहले कि गोला सलीम को यानी कि दिलीप कुमार को लगे, अनारकली वहाँ पहुँच जाती है और मुराद जो वहाँ रहते हैं वो तोप का मुंह आकाश की तरफ कर देते हैं और दिलीप कुमार की जान बच जाती है। अब अनारकली को वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है और सलीम को रिहा कर दिया जाता है। इस बार जो अकबर सज़ा देते हैं अनारकली को कि इसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए, ये उसकी सज़ा है। अनारकली बोलती है कि अनारकली से पूछा जाता है कि हर मरने वाले की एक आखिरी ख्वाहिश होती है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तो वो बोलते कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन के लिए सलीम की दुल्हन बनूं, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि वो मुझसे ब्याह करें। तो मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि एक राजकुमार की इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। तो उसके साथ एक फूल देते हैं अकबर उसे कि अगले ही दिन तुम वहाँ से गायब हो जाओगी और सीधा तुम्हें हम दीवार में चुनवा देंगे। इसी दौरान वो औरत जिसे अकबर ने एक प्रॉमिस दिया था और कहा था तुम्हें जब चाहिए मुझसे प्रॉमिस मांग देना,
वो अनारकली की माँ होती है। वो राजा अकबर के पास आके बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि एक वचन तुम जब भी चाहो मांग लेना मुझसे, आज मैं तुमसे वो वचन मांगती हूँ, मुझे मेरी बेटी की ज़िंदगी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद करीब 20-25 मिनट की फिल्म है जो बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही ग्रिपिंग है और देखने लायक है। इस फिल्म की कहानी 5 लोगों ने मिलकर लिखी थी। अमान, जो ज़ीनत अमान के पिताजी हैं, कमाल अमरोही, जो बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, के आसिफ, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस डायरेक्ट किया था, वजाहत मिर्ज़ा और एहसान रिजवी। इन 5 लोगों ने मिलकर इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन पर डायलॉग्स लिखे हैं। और जब 5 दिग्गज ने एक स्टोरी लिखी हो, तो वो ऐसी स्टोरी लिखी है कि वो एक सदाबहार कहानी बन गई है। हर सीन इस फिल्म का, उसका एक मतलब है। इस फिल्म में बोला गया हर सेंटेंस, हर डायलॉग कहानी को आगे बढ़ाता है। ऐसी एक भी बात नहीं है, एक भी शब्द नहीं है जो स्टोरी से रिलेटेड ना हो। इतना ज़बरदस्त लिखा गया है इस फिल्म को। डायलॉग की अगर बात करें, जब टकराव होता है दिलीप कुमार और पृथ्वीराज का, वो डायलॉग सुनने लायक हैं। जब रोमांस की बात होती है, वो डायलॉग सुनने लायक है। जब माँ बेटे का डिस्कशन होता है, एक एक डायलॉग आप भुला नहीं सकते। जब स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको दिल करता है कि वाह 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 निकलता है आपके मुंह से। हर सीन इस फिल्म का इम्पोर्टेंट है और आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ देता है। अगर मैं बताना चालू करूँ कौन कौन सा सीन अच्छा है, तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। हर इंसान को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म का दूसरा स्ट्रॉन्ग पहलू है इस फिल्म का संगीत। नौशाद का संगीत, उन्होंने क्लासिकल धुनें इतनी खूबसूरत बनाई हैं कि आपके दिल को छू लेती हैं। और शकील बदायूनी के जो गाने हैं, वाह! आप वो गाने सुने, उनके जो शब्द हैं आपको हिला देंगे। रोमांस के गाने हो या ए मोहब्बत जिंदाबाद हो, या जब प्यार किया तो डरना क्या, आजमा कर हम भी देखेंगे, इसकी जो वर्ड्स हैं, जब निगार और मधुबाला के बीच में कंपटीशन होती है, ये सब देखने लायक है। आप 10 में से 10 नंबर दोगे इसको। और सबसे खूबसूरती है जिस तरह से इन गानों को कियास ने पिक्चराइज किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और परफॉर्म किया जिस तरह से मधुबाला ने, लाजवाब। फिल्म के सेट्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इतने ह्यूज, इतने खूबसूरत है कि इस खूबसूरती को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा इसे समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर एक्टर ने बेहतरीन काम किया है। निगार सुल्ताना ने बाहर का रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। दुर्गा खोटे एज जोधाबाई सुपर थी। दुर्जन सिंह के रूप में अजीत प्रभावशाली थे। अनारकली के रूप में मधुबाला एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ऐसा लगता था जैसे वो अनारकली वही है, उनके साथ ये घट रहा है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग डिलीवरी, वो कांपते होठों से बात करना, कमाल था। और दिलीप कुमार, ये इज़ अ ग्रेट एक्टर। क्या कहें उनके बारे में, व्हाट कैन आई से। मैं तो बहुत छोटा हूँ दिलीप कुमार के बारे में कुछ कहने के लिए। एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी उनकी। और अब बात करते हैं अकबर के रोल में पृथ्वीराज कपूर की। वाह! ऐसा रोल, इस तरह इतना पावरफुल परफॉर्मेंस दिया कि एक यादगार बन गया है। आज भी उस रोल को लोग याद करते हैं अगर देखते हैं तो। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा के आसिफ को, जिन्होंने इस तरह की एक बेहतरीन फिल्म बनाई जिसे आज करीब 65 साल हो चुके हैं और उसका जादू आज भी बरकरार है। के आसिफ का डायरेक्शन, 5 लोगों की राइटिंग, शकील बदायूनी के गाने, नौशाद का संगीत, सब परफॉर्मेंस की एक्टिंग इस फिल्म के जादू को कभी मरने नहीं देगी। एवरग्रीन फिल्म आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार। इस फिल्म से कोई भी नंबर कट नहीं किया जा सकता। इट्स एन एवरग्रीन मूवी, एन एपिक मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन।